सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारे लास्ट सेशन में हमने देखा कि हम बेसिक अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, अकाउंट्स का फंडामेंटल्स क्या है और अकाउंट्स का जो प्राइम बुक ऑफ एंट्री जिसको जर्नल कहते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा पिछले सेशन का रिकैप कर लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग क्या होता है हमने डिस्कस किया था। अकाउंट एक कला है। कला किस चीज़ का कला है? इट्स एन आर्ट, इट्स अ कला ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। सो 3 प्रोसेस होता है अकाउंट्स का, जिसमें पहला होता है रिकॉर्डिंग, दूसरा होता है क्लासिफाइंग, तीसरा होता है समराइजिंग। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ये 3 चीज़ करने का? कि किसी भी बिजनेस का मेरा प्रॉफिट लॉस और मेरा बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी मेरा किसी भी दिन उस पर्टिकुलर बिजनेस का क्या स्थिति है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, वो पता चल जाए। इसके बाद हमने देखा एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। उसके पश्चात हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, जैसे अक्रूअल कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये सारे कंसेप्ट्स देखने के पश्चात हमने पहला जो रिकॉर्डिंग होता है वो रिकॉर्डिंग किस बुक में होता है, कैसे करते हैं, उसका नॉलेज लिया, जिसको हम लोग जर्नल के नाम से भी जानते हैं। जर्नल क्या होता है? जर्नल आपका प्राइम बुक ऑफ एंट्री यानी फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री। लेकिन टैली आने के पश्चात, टैली क्या है? टैली आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली आने के पश्चात जर्नल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि टैली में केवल हम लोग जर्नल पास करते हैं, उसके पश्चात लेजर बनाना यानी क्लासिफाइंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना यानी समराइज करना, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट यानी फाइनल अकाउंट्स बनाना, वो सारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है जी। जर्नल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जर्नल का ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। कल हमने देखा था हम किसी भी घटना को यानी इवेंट को ट्रांजैक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, उसका कुछ कुछ कंडीशंस था। जैसे अगर उस घटना से बिजनेस प्रभावित होता है और उस घटना का मूल्यांकन हम रुपए में कर सकते हैं तो वो ट्रांजैक्शन होता है और उसका रिकॉर्डिंग जर्नल में होना अनिवार्य है, मस्ट है। जर्नल एक सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग होता है, मतलब एक प्रोफोर्मा होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल में एंट्री करते हैं। बट जर्नल में एंट्री करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम जो ट्रांजैक्शंस का एंट्री करेंगे वो किस हेड में जाएगा, पहले वो किस हेड में क्लासिफिकेशन होता है। उसके लिए हमने देखा कि 3 हेड्स होते हैं, रियल अकाउंट हेड, पर्सनल अकाउंट हेड और नॉमिनल अकाउंट हेड। पर्सनल क्या होता है? किसी भी व्यक्ति विशेष या उसका नाम से अगर आप संबोधित करते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होता है। नॉमिनल क्या होता है? किसी भी तरीके का खर्चा या आमदनी, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ये दोनों को छोड़ के बाकी जो भी है वो सारा आपका रियल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है या रियल अकाउंट में उसको अकाउंट फॉर किया जाता है। अब हमने 3 रूल भी पढ़ा था। क्या क्या रूल था? पर्सनल अकाउंट में था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट क्रेडिट बेसिकली अकाउंट्स में एक डिनोशन का तरीका है, एक डिनोट करने का तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट करते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। वो एक लैटिन परिभाषा है डेबर एंड क्रेडर, उसी से इसका डिराइवेशन है। अभी शॉर्टकट में हम लोग उसको डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, सो पर्सनल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी रिसीवर, अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो वो रिसीवर हुआ, अगर किसी से बिजनेस को कुछ मिल रहा है तो वो गिवर हुआ।
अगर वो इंसान है, व्यक्ति विशेष है, उसका नाम है, अगर उसको कुछ मिल रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर उससे कुछ मिल रहा है तो वो क्रेडिट होगा। नॉमिनल में आ जाते हैं। नॉमिनल में क्या है? खर्चा और आमदनी। खर्चा अगर है तो वो डेबिट होगा, यानी जैसे रेंट, सैलरी, रिपेयर मेंटेनेंस, डिप्रिसिएशन। अगर आपका आमदनी है तो वो आपका क्रेडिट होगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ये सारा क्या है? बिजनेस के लिए एक आमदनी है। ये सारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तीसरा में आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है? रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी अगर आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है, अगर आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है और वो अगर रियल अकाउंट में क्लासिफाई हो रहा है तो उसको डेबिट करना है। अगर आपके बिजनेस से वो निकल जा रहा है और वो रियल अकाउंट का पार्ट है तो उसको क्रेडिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मशीन। अगर बिजनेस मशीन खरीदता है, सो मशीन क्या है? क्या वो पर्सनल है? क्या वो कोई नाम से जाना जाता है? नहीं। क्या वो खर्चा है? नहीं। तो क्या वो आमदनी है? नहीं। तो क्या हुआ? वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट, मशीन को हमने क्लासिफाई कर दिया क्या? रियल अकाउंट पे। अब सपोज करिए कोई बिजनेस में मशीन आ रहा है, सो रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस में रियल अकाउंट आ रहा है तो डेबिट करना है, अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट करना है। ये रूल के पश्चात हम लोगों ने जर्नल देखा। जर्नल कैसे बनता है? जर्नल में हमने 5 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट, पांचवा क्रेडिट। उसके पश्चात सिस्टमैटिक वे में हम लोग जर्नल पास करते हैं, जो हम लोग का लास्ट सेशन का लास्ट पॉइंट था। अभी हम लोग शुरू करेंगे जर्नल का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेशन करके आगे बढ़ेंगे और हम लोग लेजर, कैश बुक वगैरह वगैरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, कल के सेशन के बाद हम लोग थोड़ा सा जर्नल्स के एग्जाम्पल सॉल्व करके उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक ट्रांजैक्शन जिसमें कह रहा है रिपेयर्स टू स्कूटर, पेमेंट नॉट येट मेड 170। यानी स्कूटर का रिपेयर किया गया है 170 रुपया जिसमें खर्चा हुआ है, बट पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था प्रीवियस सेशन में? सबसे पहले आपको यह समझना है कि ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, उसका समझने का क्राइटेरिया क्या था? आपको देखना है कि क्या ये घटना आपके बिजनेस को प्रभावित करती है, नंबर 1। क्या इसका मूल्यांकन रुपया में हो रहा है, नंबर 2। अगर दोनों का आंसर हाँ में है तो ये ट्रांजैक्शन है। तो यहां पे देखते हैं क्या लिख रहा है, रिपेयर्स टू स्कूटर्स, यानी स्कूटर का रिपेयर हुआ है 170 रुपया का और वो पेड अभी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जो रिपेयर है, जो स्कूटर है वो बिजनेस के लिए यूज होता है और वो स्कूटर का रिपेयर हुआ है और उसका मूल्यांकन 170 रुपया में हुआ है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस। तो क्या इसका रिकॉर्डिंग होना है? द आंसर इज यस। अब रिकॉर्डिंग होने से पहले सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। सो देख लिया जाए। स्कूटर है, ठीक है जी, स्कूटर है और एक आदमी है जिसने इसको रिपेयर किया है। ठीक है, स्कूटर है और एक आदमी है जिसने इसको रिपेयर किया है। ठीक है, सो दो काम क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है और एक इंसान है, सपोज इसका नाम राम ले लेते हैं, राम है। सो राम स्कूटर का रिपेयर करता है 170 रुपया का, लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिलता है। सबसे पहले हम लोग रिपेयर देखते हैं। रिपेयर क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है। तो आप देखेंगे रिपेयर आपका खर्चा है। खर्चा यानी नॉमिनल। नॉमिनल में खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। सो आपका डेट सपोज ले लीजिए 1 अक्टूबर, रिपेयर अकाउंट कितना से हुआ? 170।
₹70 से। अब रिपेयर क्या है? रिपेयर आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट हुआ 170। किसने रिपेयर किया? राम ने। राम क्या हुआ? आपका पर्सनल अकाउंट है। क्या राम को कुछ पैसा मिला है? नहीं। अगर राम को पैसा मिला नहीं है बट राम को पैसा देना है, यानी राम से बेसिकली बिजनेस को मिला है। आप चीज को समझिए, राम ने रिपेयर किया है और उसके बदले उसे पैसा अभी तक मिला नहीं है। लेकिन क्या राम को पैसा मिलना है? हाँ, मिला नहीं है इसका मतलब राम ने दिया है। राम क्या है? गिवर हो गया। गिवर यानी क्रेडिट पर्सनल अकाउंट में। तो यहां पे आपका हो जाएगा टू राम 170। अभी नेक्स्ट क्या होता है आप समझेंगे। राम जो है यहां पे हम लोग राम के बजाय क्या लिखते हैं? राम के बजाय हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी अकाउंट जिसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इसका नेचर पर्सनल अकाउंट की तरह है। इसको डील कैसे करेंगे? पर्सनल अकाउंट की तरह। इसीलिए याद रखिएगा, किसी भी तरीके का आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड का नेचर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश 12,100। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश 12,100। तो आपको सबसे पहले देखना है ट्रांजैक्शन है कि नहीं। ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिए ट्रांजैक्शन है कि नहीं। ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन है। अब इसमें हुआ क्या है? इसमें क्या हुआ है? बिजनेस है, बिजनेस में ऑफिस इक्विपमेंट आया है। ठीक है जी, मान लेते कंप्यूटर आया है। ऑफिस इक्विपमेंट मान लेते कंप्यूटर आया है। क्या कह रहा है? परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश, यानी बिजनेस में ऑफिस इक्विपमेंट आया है और बिजनेस से क्या निकल गया? कैश। आया क्या? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी मशीनरी। ठीक है जी, चलिए। इक्विपमेंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है? नहीं। नॉमिनल है? नहीं। तो कौन सा होगा? रियल। कैश कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है? नहीं। पर्सनल है? नहीं। कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आ रहा है आपके बिजनेस में? इक्विपमेंट। सपोज करिए ये 2 अक्टूबर में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट आ रहा है। इक्विपमेंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। कितना से? 12,100। बिजनेस से क्या निकल जा रहा है? टू कैश कितना? 12,100। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न्ड 400। गुड्स रिटर्न्ड 400। सपोज हम ले लेते हैं ये गुड्स रिटर्न्ड 400। ये कौन सा गुड्स रिटर्न हुआ है? बेसिकली आप पहले ये समझ लीजिए, बिजनेस ने सेल किया था। ठीक है, बिजनेस ने सेल किया था। सेल करने के पश्चात वो गुड्स बिजनेस को कस्टमर ने वापस लौटा दिया है। ठीक है जी, बिजनेस को वो कस्टमर ने गुड्स वापस लौटा दिया। उस कस्टमर का नाम है अग्रवाल। अग्रवाल रिटर्न्स गुड्स वर्थ ₹400। सबसे पहले क्या ये ट्रांजैक्शन है? एकदम है। क्या इसका रिकॉर्डिंग होना है? एकदम होना है। तो अब जब इसका रिकॉर्डिंग होना है तो हमको अब इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। ये ट्रांजैक्शन बेसिकली 2 भाग में है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? बिजनेस ने अग्रवाल बोल के एक व्यक्ति को सामान बेचा।
ठीक है जी, सामान बेचा। अब अग्रवाल ने उसमें से कुछ सामान बिजनेस को वापस लौटा दिया। ठीक है जी, तो जब सामान बेचा होगा अग्रवाल को तो क्या एंट्री हुआ होगा? उस समय एंट्री क्या हुआ होगा? अग्रवाल आपका कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसमें अग्रवाल रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, क्योंकि उसको गुड्स मिल रहा है बिजनेस से, सो अग्रवाल अकाउंट डेबिट हुआ होगा। और बिजनेस से क्या निकल गया है? गुड्स, सो क्रेडिट क्या हुआ होगा? गुड्स अकाउंट, जिसको हम लोग, आप लोग अगर कल के सेशन याद करेंगे तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि जब हम गुड्स सेल करते हैं तो जो टू गुड्स अकाउंट होता है उसकी बजाय हम लोग लिख देते हैं टू सेल्स अकाउंट। अब वही गुड्स अग्रवाल ने वापस लौटा दिया है, कुछ गुड्स अग्रवाल ने वापस लौटा दिया। अब अग्रवाल रिसीवर है कि गिवर है? अग्रवाल पर्सनली है, बट अग्रवाल अभी क्या हो गया? रिसीवर कि गिवर? अभी गिवर हो गया है। गिवर क्या हो जाता है? गिवर क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो आपका एंट्री क्या होगा? अब यहां देखने वाली बात यह है कि ये एंट्री देख के आपको क्या लग रहा है कि अग्रवाल से गुड्स खरीदाया गया है? क्योंकि अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो भी एंट्री यही होता है, जब गुड्स वापस आ रहा है तो भी एंट्री यही हो रहा है। तो ताकि लोग इस एंट्री को देख के समझ जाए कि ये गुड्स खरीदाया नहीं है, ये गुड्स जो हमने बेचा है वो वापस आया है, इसीलिए हम लोग गुड्स अकाउंट की जगह क्या लिखते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट। यानी हमने जो सेल किया था वो वापस आ गया। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट किससे आया है? अग्रवाल से। अग्रवाल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। सो क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर। अग्रवाल क्या है? यहां पे गिवर है, इसीलिए क्रेडिट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो कह रहा है सैलरी टू क्लर्क आउटस्टैंडिंग 1800। यानी क्लर्क को सैलरी देना है 1800 रुपए का, वो अभी तक हमने दिया नहीं है। तो सबसे पहले क्या वो ट्रांजैक्शन है? फिर से आप सोच के देखिए क्या वो ट्रांजैक्शन है कि नहीं। ऑब्वियसली वो ट्रांजैक्शन है और उसका एंट्री आपके बुक्स में होना मस्ट है, अनिवार्य है। क्या एंट्री होना है? तो उससे पहले आप ट्रांजैक्शन को एनालाइज करिए, हुआ क्या है। एक व्यक्ति है जिसको बिजनेस सैलरी देता है, ठीक है जी, सैलरी देता है, बट अभी तक दिया नहीं है। बट इसको, इसका राइट मिलने का, इसका जो राइट है कि इसको सैलरी मिले वो हो चुका है, वो अराइज हो चुका है, बट इसको पेमेंट अभी तक मिला नहीं है। तो यहां पे दो चीज है। ये इंसान है जिसको पेमेंट मिलना था बट अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सैलरी देख लेते हैं। सैलरी क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? सो सिंपल सा आंसर है सैलरी आपका खर्चा है, खर्चा यानी नॉमिनल है, नॉमिनल यानी खर्चा विल बी डेबिटेड। सो कोई डेट ले लीजिए, सपोज करिए 3 दिसंबर का ले लेते हैं। सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है कितने रुपए से? 1800। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 1800 रुपया। अब क्रेडिट क्या होगा? ये पर्टिकुलर इंसान है, राइट? तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट है। इसको मिलना था लेकिन मिला नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? गिवर हो गया। अगर किसी इंसान को आपको कुछ पे करना है या सपोज करिए उसको कुछ मिलना है लेकिन उसको मिला नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो दिया है।
ठीक है जी। अगर आपको कुछ मिलना है और आपको मिला नहीं है, इसका मतलब आपने दिया है। सो क्या ये रिसीवर है? नहीं। तो इनडायरेक्टली ये क्या बन गया? ये गिवर बन गया। गिवर का क्या होता है? क्रेडिट। सो टू, सपोज इसका नाम है श्याम, टू श्याम अकाउंट 1800। अब इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, मतलब ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, हम लोग श्याम की जगह क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यानी ऐसा सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं किया गया है। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1800। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 50। बैंक चार्जेस 50 रुपए आपके बैंक अकाउंट में से घटा लिया है। किसने? बैंक ने बैंक चार्जेस लिया है। बैंक चार्जेस क्या होता है? बैंक आपको बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत सारा आपको फैसिलिटीज देता है, उसके एवज में बैंक कुछ अपना चार्ज काट लेता है, वो आपके अकाउंट में से वो माइनस कर लेता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से 50 रुपया माइनस कर लिया गया। ठीक है जी। चलिए सपोज करिए ये 4 तारीख को हुआ है। सबसे पहले क्या ये ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस। ट्रांजैक्शन हुआ क्या है? हुआ ऐसा है कि बैंक ने बैंक चार्जेस आपके बैंक अकाउंट या बैंक के खाते में से निकाल दिया, यानी आपका बैंक का खाता कम हो गया है। ठीक है जी। सो क्या हुआ है? बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस आपका खर्चा है, यस और नो? बैंक चार्जेस आपका खर्चा है। खर्चा यानी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। सो बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, सो डेबिट होगा। कितना? 50। कहां से निकल गया? बैंक से निकल गया। बैंक कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। इसमें बैंक गिवर है कि रिसीवर है? बैंक गिवर है, क्योंकि बैंक ने चार्जेस पे किया, यानी बैंक से निकल गया, यानी बैंक ने दिया। तो बैंक क्या हो गया? गिवर हो गया। टू बैंक अकाउंट कितना? 40 रुपया, सॉरी 50 रुपया। लास्ट सेशन तक हमने जर्नल देखा। जर्नल किस लिए यूज करते हैं? जर्नल हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। अकाउंटिंग में हमने बोला था कि अकाउंटिंग इज बेसिकली एन आर्ट, एक कला है 3 चीज करने का। सबसे पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग। तो सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग देख लिया, जो किस में होता है? जर्नल में होता है। ये सारा जो आपका रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, ये सारा एक सिस्टमैटिक वे में करना है। सो सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग को हम लोग जर्नल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड बुक्स में, जिसको हम लोग लेजर कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक वे ऑफ क्लासिफाइंग इट। क्योंकि हमने रिकॉर्ड तो कर लिया सारा ट्रांजैक्शन, अब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके अगर हमको कोई बताए, कोई हमसे पूछे कि एक पर्टिकुलर अकाउंट हेड में आपका कितना बैलेंस बचा है, यानी आपको मिलना है या आपको देना है, तो क्या आप बता सकेंगे? नहीं। आपने केवल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। उस ट्रांजैक्शन से आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपको आपका लेजर बताएगा। लेजर क्या होता है? लेजर बेसिकली क्लासिफाइंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, यानी अरेंजमेंट होता है। किस चीज का? जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया है उसका अरेंजमेंट। जैसे हमने कल बोला था, शेल्फ में अगर आपको किताबें रखनी है तो आप साइंस की किताबें एक जगह रखेंगे, कॉमर्स की एक जगह, आर्ट्स की एक जगह, सो दैट कि बाद में अगर आपको खोजना पड़े तो आपको पता रहेगा कि राइट हैंड साइड पे आर्ट्स की किताबें हैं, आप वहां सीधा जाके वहां से आप अपनी किताब निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां भी आपका ऑब्जेक्टिव वही है। क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? अरेंज करना। किसको अरेंज करना? जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया है। कहां? जर्नल में। ठीक है जी। जब आप
जब आप सारे ट्रांजैक्शन जिसको आपने रिकॉर्ड किया है उसको आप अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के पश्चात आप क्या कर सकेंगे, आप पर्टिकुलर अकाउंट हेड का बैलेंस निकाल सकेंगे। कैसे, वो हम लोग देखेंगे। सो लेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? लेजर का पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन, दूसरा है अरेंजिंग ऑल सिमिलर ट्रांजैक्शन, यानी एक से दूसरा जो सेम ट्रांजैक्शन है, सेम हेड का ट्रांजैक्शन है, उसको एक जगह रखना। जैसे आर्ट्स की किताबें एक जगह, साइंस की किताबें एक जगह, कॉमर्स की किताबें एक जगह। ये सब होने के पश्चात हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर हेड में कितना बैलेंस है पता चल सकेगा। सपोज करिए कि आपने शेल्फ में आर्ट्स की किताबें राइट हैंड साइड पे रख दी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप काउंट करके बता सकते हैं कि आपके पास टोटल आर्ट्स की किताबें कितनी हैं। अगर आप अरेंज करके नहीं रखते हैं, वो एक जगह ही आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स सारी किताबें रखते हैं, और आपसे अगर कोई पूछे कि आर्ट्स की कितनी किताबें हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? आप नहीं बता सकेंगे जब तक आप उसको अरेंज करके नहीं रखेंगे। सिमिलर वे में जर्नल में आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया, अब आप क्या कर रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, लेजर भी सिस्टमैटिक वे में होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक वे में होता है। वो सिस्टम का फॉर्मेट यहां मेंशन किया गया है। जैसे हमने पहले बताया था, डेबिट क्रेडिट डिनोशन के लिए होता है, डिनोट करने के लिए होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। सो लेजर में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो यानी जर्नल में कौन से पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन है, वो आपको यहां पे डालना है। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है जी। प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल वे में, जहां पे मैनुअल प्रैक्टिकल होता है, वहां पे जर्नल मेंटेन नहीं होता है, वहां सीधा एंट्रीज लेजर में किया जाता है प्रैक्टिकल वे में। बट आपको सीखने के लिए पहले आपको जर्नल सीखना है, फिर लेजर सीखना है। बट प्रैक्टिकली जो मैनुअल, जो प्रैक्टिकली मेंटेन करते हैं, वो केवल कैश बुक मेंटेन करते हैं और लेजर्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, जर्नल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमने कुछ 1, 2, 3 जर्नल यहां ऑलरेडी लिख के रखा है। पहला है परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट, यानी यहां पे क्या हुआ है, यहां पे राम से गुड्स, बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा गया है। कितना? 1000 रुपए का उधार में। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, राम से बिजनेस के रेस्पेक्ट में गुड्स खरीदा गया है 1000 रुपए का उधार में। कौन सा गुड्स? जिसमें वो बिजनेस डील करता है, यानी ट्रेड करता है, यानी खरीद बिक्री करता है। दूसरा राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यानी हमने 1000 रुपए का सामान खरीदा, 50 रुपए का सामान मैंने वापस कर दिया राम को। हो सकता है कुछ डिफेक्ट था, तो राम को 50 रुपए का सामान मैंने वापस कर दिया। तीसरा एंट्री, राम अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी राम को मैंने 600 रुपए कैश दिया। राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए डेबिट हो रहा है इस केस में। सो राम को मैंने 600 रुपए वापस कर दिया। सो यहाँ पे 3 जर्नल है। अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि राम को और हमको कितना देना है, या राम से हमको कुछ लेना है, क्या आप बता सकते हैं? ये तीनों को देख के आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपने ये क्या किया, केवल रिकॉर्डिंग किया है। अभी क्या बाकी है? अरेंज करना, क्लासिफाई करना और कंक्लूड करना कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस है। सो क्या ये जर्नल देख के क्या आप बता सकते हैं कि राम को कितना पैसा और देना है या कितना पैसा उससे लेना है? आप नहीं बता सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये सारे जर्नल्स को आपको लेजर के फॉर्म में डालना पड़ेगा, यानी यहां से आपको इसको यहां डालना पड़ेगा। इसको कहते हैं दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है फ्रॉम जर्नल टू लेजर, इसको हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। फिर से, ये जो प्रोसेस है जर्नल को लेजर में कन्वर्ट करने का, यानी ये सारे ट्रांजैक्शन को लेजर में लिखने का, इसको हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। चलिए अब देखा जाए कैसे करेंगे। राम का हमको बैलेंस जानना है, तो मैं राम का लेजर अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूं। फॉर्मेट आपको दिखा दिया हूं, राम का लेजर अकाउंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं।
चलिए देखा जाए, राम से 1000 रुपए का गुड्स मैंने खरीदा है, तो राम यहाँ क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, राम क्रेडिट हुआ है, तो यानी राम के क्रेडिट साइड में हम एंट्री पास करेंगे। सपोज ये 1 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, 1/1 को, ठीक है, क्रेडिट साइड में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि राम क्रेडिट है, ठीक है। कितना रुपए का गुड्स खरीदा गया है, 1000 रुपए का। तो राम से क्या हुआ, गुड्स खरीदा गया, ठीक है। सो राम यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सो क्रेडिट साइड में हम एंट्री कर रहे हैं, किससे, परचेज से। कितना, 1000 रुपए का। नेक्स्ट, राम अकाउंट यहां क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो किधर एंट्री होगा, क्रेडिट में होगा कि डेबिट में होगा, डेबिट में होगा। कितना, सपोज ये हुआ आपका 2 तारीख में। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि परचेज रिटर्न हुआ है, तो आपको यहां लिखना है क्यों हो रहा है, टू परचेज रिटर्न। कितना, 50 रुपए, ठीक है जी। फिर राम को कैश दिया गया, राम यहां क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सो डेबिट में एंट्री, सपोज करिए 4 तारीख को पे किया गया, 2 कैश, कितना, 600 रुपया, ठीक है जी। अब नियम होता है कि हर एक लेजर अकाउंट को जब उसका सारा एंट्री हो जाए तो उस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं यानी क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करते हैं, देखिए, इधर का टोटल कितना है, 650, इधर का टोटल कितना है, 1000। क्रेडिट भारी है कि डेबिट भारी है, क्रेडिट भारी है क्योंकि क्रेडिट 1000 है और डेबिट कितना, केवल 650। सो क्रेडिट भारी है कि डेबिट भारी है, क्रेडिट भारी है, तो यानी आपको डेबिट को बैलेंस करना पड़ेगा। कितना शॉर्ट है, 50, 600, 650 माइनस 1000, 350, तो इधर आपको कितना लाना पड़ेगा, 350। बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका महीना के अंत में या पीरियड के अंत में होता है। क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन। और यही बैलेंस अगले महीना के शुरुआत में यानी 0102 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 350, यानी 350 रुपए राम को हमको और पे करना है। सो जनवरी में हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, बैलेंस कितना है, 350। सो 350 राम को हमको और देना है, जो हम फरवरी में नीचे लाएंगे। ये आपका पूरा फॉर्मेट हुआ लेजर अकाउंट बनाने का। फिर से एक बार रिकैप देख ले। परचेज किया हमने गुड्स राम से 1000 रुपए में, राम को 50 रुपए का गुड्स मैंने वापस लौटा दिया, 600 रुपए का कैश पेमेंट किया। डेबिट भारी है कि क्रेडिट भारी है, क्रेडिट भारी है क्योंकि क्रेडिट 1000 है, डेबिट 650 है, तो किधर शॉर्ट है, डेबिट शॉर्ट है, तो हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कितने से करेंगे, 350 से, तो आपका बैलेंस CD 350 1000, वही आपका ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस BD 350। ये आपका फॉर्मेट है सिंपल लेजर बनाने का। ओके, हम लोगों ने लास्ट सेशन में लेजर का इंट्रोडक्शन देखा, लेजर का ऑब्जेक्टिव देखा और एक बेसिक क्वेश्चन देखा कि लेजर क्यों बनाते हैं।
लेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेजर में अल्टीमेटली लेजर को बैलेंस करते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर रहता है वो इस एक लास्ट पीरियड का बैलेंसिंग फिगर अगले पीरियड का ओपनिंग फिगर बनता है, ये हमने देखा। अभी हम लोग एक डिटेल लेजर अकाउंट देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, जिसको हम लोग कैश कहते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन अभी भी इंडिया में छोटे बिजनेसेस में कैश में ही होते हैं, बैंक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। सो हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट होता है कैश अकाउंट। आप अगर आप BSDM के साइट से हैंडबुक डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको पेज नंबर 33 में इलस्ट्रेशन 2 है। हम लोग उसी के रेफरेंस में अभी इसको सॉल्व करने वाले हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे जर्नल्स दिए हुए हैं, हमको पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग इज द प्रोसेस। पोस्टिंग होता है वो प्रोसेस जो आपका जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं। जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं, वो जो प्रोसेस है, वो जो तरीका है, उसको हम लोग टेक्निकली पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है जी, चलिए हम लोग जर्नल पढ़ेंगे और उसका पोस्टिंग यहाँ पे करना शुरू कर देंगे। सबसे पहला जर्नल है 1 जनवरी 2019 का। बोलता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस में, 2 लाख रुपया कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश क्या हुआ आपका? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। तो एंट्री किधर होगा? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट होता है, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट होता है। सो आपका किधर होगा? डेबिट साइड में एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा? सबसे पहले डेट, क्या डेट है? 1 जनवरी 2019। ठीक है जी, 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ है? कैश डेबिट हुआ है। कितना? 2 लाख रुपए से। क्यों हुआ है? कैपिटल के कारण। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कैश से आपने गुड्स खरीदा है। कौन सा गुड्स? जिसमें वो बिजनेस ट्रेड करता है या काम करता है या खरीद बिक्री करता है। सो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 60,000। सो कैश क्या हुआ है? कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सो किधर एंट्री होगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड में। कितना? डेट है आपका 3 तारीख को। 3 तारीख को क्या किया गया है? 3 तारीख को सामान खरीदा गया है। कौन सा सामान? जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है 60,000 रुपए का। सो बाई परचेज अकाउंट कितना? 60,000। नेक्स्ट, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यानी आपने सेल किया है कैश में। कितना? 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का गुड्स आपने कैश में बेच दिया है। कौन तारीख को? 6 जनवरी को। जर्नल क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट, कैश अकाउंट टू श्याम अकाउंट। श्याम से हमें कैश रिसीव हुआ है 40,000 रुपए। कैश अकाउंट टू श्याम अकाउंट, यानी हमारे पास कैश आया है श्याम से। कौन डेट को आया है? 9 तारीख को। नेक्स्ट, राम अकाउंट टू कैश अकाउंट। राम को कैश पे किया गया है। कितना? 20,000 रुपए।
कब? 20 जनवरी 2019 को। सो राम अकाउंट टू कैश अकाउंट। सो कैश क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? कैश क्रेडिट होगा। क्यों हुआ है? राम को पे किया गया है। सो राम अकाउंट टू कैश अकाउंट। सो कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। कितने से? 20,000 से। नेक्स्ट, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी रेंट पे किया गया है कैश में कितना रुपया? 4,000 रुपए। रेंट पे किया गया है कैश में 4,000 रुपए। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कैश क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है? कैश क्रेडिट हुआ है। कौन डेट में? 25 को। 25 जनवरी को क्यों पे हुआ है? बाई रेंट। सो पर्टिकुलर्स बेसिकली आपको क्या बताता है कि ये ट्रांजैक्शन किस रेस्पेक्ट में हुआ है, क्यों हुआ है, वो आपको पर्टिकुलर्स में दिखाया जाता है। यानी कैश जो है, जो निकला है, वो क्यों निकला है? रेंट के कारण। कैश जो आया है वो क्यों आया है? इन लोग के कारण। ठीक है जी। सो बाई रेंट 4,000। नेक्स्ट जर्नल है सैलरी अकाउंट टू कैश, यानी सैलरी पे किया गया है कैश में 20,000 रुपए का। डेट है 31/1। कितना सैलरी पे किया गया है? 20,000। ओके, इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। सो जनवरी में कैश अकाउंट में इतना ही ट्रांजैक्शन है। अब हमने क्या बोला था? कोई भी लेजर अकाउंट को जैसे ही पीरियड खत्म होता है उसको बैलेंस किया जाता है। सो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। सो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड को टोटल करेंगे। इसमें कितना है? 2,20,000, 2,60,000। इधर कितना है? 60, 20, 80, 84, 1,04,000। सो आपका डेबिट भारी है कि क्रेडिट भारी है? डेबिट भारी है। ठीक है जी। सो आपको बैलेंस करने के लिए किधर फिगर डालना पड़ेगा? इधर क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में? इधर कितना है? 2,20,000, 40, 2,60,000। इधर कितना है? 60 प्लस 20, 80 प्लस 20, 1,00,000, 1,04,000। तो आपको इधर शॉर्ट पड़ रहा है तो आपको फिगर इधर डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा? 2,60,000 टोटल है आपका। यहाँ पे कितना है? 1,04,000। 1,04,000 माइनस 2,60,000 कितना होता है? बाई बैलेंस क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? बाई बैलेंस CD, कैरीड फॉरवर्ड या कैरीड डाउन। कितना माइनस करेंगे? 1,04,000 माइनस 2,60,000 आपका हो जाएगा 1,56,000, 1,56,000। अब ये दोनों को टोटल करेंगे, ये पूरे को टोटल करके 2,60,000। अब हमने क्या बोला था? एक पीरियड का क्लोजिंग दूसरे पीरियड का ओपनिंग होता है। अगर इधर भारी है, इधर बैलेंस CD है, तो ऑपोजिट साइड में BD होता है। बैलेंस CD इधर होगा तो इधर BD होगा। इधर CD है तो BD किधर होगा? इधर होगा। सो नेक्स्ट पीरियड क्या है? 1 फरवरी को कितना आएगा? 2 बैलेंस BD कितना? 1,56,000, 1,56,000। ये है आपका कैश का लेजर अकाउंट। ओके, हमने अभी देखा लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर का उद्देश्य क्या है, लेजर बनाने के पीछे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है।
लेजर आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे और जितने भी ट्रांजैक्शन से आपके जितने भी अकाउंट सेट खुलेंगे वो सारे का सेपरेट लेजर अकाउंट बनता है। लेजर अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सारे ट्रांजैक्शन को अरेंज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। किस लिए? सो दैट कि आपको पर्टिकुलर अकाउंट हेड का बैलेंस पता चल जाए कि उसमें आपको कितना आपको मिलना है, आपको यानी बिजनेस को मिलना है या बिजनेस को देना है। ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है लेजर अकाउंट का। याद रखिएगा, लेजर अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है और लेजर अकाउंट हर समय आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करना मतलब इक्वलाइज करना है। डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको क्या बोलता है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। इसीलिए हर एक लेजर अकाउंट को आपको पीरियड के एंड में बैलेंस करना है, यानी दोनों को टोटल को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए अगर आपका मिसमैच हो रहा है तो आप एक एडजस्टिंग फिगर लाएंगे। या तो क्रेडिट साइड पे आएगा एडजस्टिंग फिगर या डेबिट साइड पे आएगा एडजस्टिंग फिगर या आपका क्रेडिट साइड पे आएगा एडजस्टिंग फिगर। वो जो एडजस्टिंग फिगर होता है उसका नाम होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं बाय बैलेंस CD। ठीक है जी, वो जो बैलेंसिंग फिगर है, एडजस्टिंग फिगर है, उसको हम लोग बैलेंस कहते हैं। सो आइदर वो टू बैलेंस होगा या बाई बैलेंस होगा। और वो उस पीरियड का जो बैलेंस होता है वो अगले साल अगले पीरियड में ब्रॉट डाउन होता है। किस तरफ ब्रॉट डाउन होगा? ठीक ऑपोजिट साइड में। अगर आपका क्रेडिट साइड का CD है तो डेबिट साइड में BD होगा। अगर डेबिट साइड का CD है तो क्रेडिट साइड में BD होगा। BD ब्रॉट डाउन, CD कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, जैसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट सेशन में हमने बोला था कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट होता है कैश अकाउंट। वो इसलिए क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस में क्या होता है? कैश में ट्रांजैक्शन होता है, कैश में खरीदारी होता है, कैश में बिक्री होता है, कैश में खर्चा होता है। सारा ट्रांजैक्शन कैश में ही होता है। छोटा से छोटा बिजनेस में भी अधिकतर, जितना छोटा बिजनेस उतना ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन। तो इसीलिए कैश अकाउंट सबसे आपका इंपॉर्टेंट और सबसे वॉल्यूम वाला होता है। वॉल्यूम वाला मतलब सबसे ज्यादा इसी में एंट्रीज होता है। इसी कारण क्या होता है, हम लोग कैश अकाउंट का एक अलग ही लेजर मेंटेन करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारा एंट्रीज होता है तो बहुत सारा एंट्री करते 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 पेज लगते 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 वो मोटा सा किताब बन जाता है, जिसको हम लोग कैश बुक कहने लगते हैं। कैश बुक है क्या? कैश बुक कुछ अलग नहीं है, वो आपका कैश अकाउंट ही है। बस चूंकि उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि वो अकाउंट की जगह एक बुक की तरह बन जाता है, एक किताब की तरह बन जाता है, इसीलिए उसका नाम कैश बुक है। उसमें दो चार चीजें और समझने वाली बात है, बट एक बात आप याद रखिएगा, कैश अकाउंट, कैश बुक सेम चीज है, कोई अंतर नहीं। चलिए अब हम लोग अकाउंट की जगह इसको बुक कर देते हैं। अकाउंट की जगह हम इसको बुक कर दिए। अब दो चार पॉइंट याद रखिएगा। कैश बुक में डेबिट साइड होता है रिसीट साइड, क्रेडिट साइड होता है पेमेंट साइड। यानी अगर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है किसी भी तरीके से तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में एंट्री होगा। अगर आपके बिजनेस से कैश जा रहा है किसी भी तरीके से तो वो आपके राइट हैंड साइड में एंट्री होगा। लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट होता है, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, और क्यों जा रहा है वो आपका पर्टिकुलर्स में, जैसे हम लोग लेजर अकाउंट में एंट्रीज करते हैं वैसे ही यहां पे करेंगे। कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही चीज है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हर समय, नॉट अधिकतर समय, हर समय आपका कैश में रिसीट साइड पेमेंट साइड से
भारी होगा। यानी आपका बैलेंस सीडी कैश बुक में हर समय राइट हैंड साइड पे होगा, ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। अगर आपका किसी कारणवश कैश बुक में बैलेंस सीडी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, इसका मतलब आपका कैश बुक गड़बड़ है, आपने कुछ गड़बड़ी किया है, आपको सारा ट्रांजैक्शन फिर से चेक करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सा चीज है, आपके पास अगर कैश नहीं है तो क्या आप खर्चा कर सकते हैं? आप खर्चा उतना ही कर सकते हैं जितना आपके पास कैश है। आपके पॉकेट में 100 रुपया है, क्या आप 120 रुपए का सामान खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। आप कितने का सामान खरीद सकते हैं? 80 का खरीद सकते हैं, 70 का खरीद सकते हैं, 100 का खरीद सकते हैं, बट 120 का कभी नहीं खरीद सकते हैं। सेम चीज आपका कैश बुक में है। अगर आपका रिसीट साइड जितना है, आपका पेमेंट साइड भी उतना ही होगा या उससे कम होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो आपका बैलेंस सीडी हर समय पेमेंट साइड में होगा, आपका बैलेंस सीडी कभी भी रिसीट साइड में नहीं होगा। ये कैश बुक का ग्राउंड रूल है, बेसिक रूल है। ठीक है जी। अब सिमिलरली कैश बुक की तरह एक और एक बुक होता है बैंक बुक। कैश बुक में हमने क्या एंट्री किया? सारा रोकर बही, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रोकर बही। कैश बुक में हमने क्या एंट्री किया? सारा कैश ट्रांजैक्शन, नगद ट्रांजैक्शन। बैंक बुक में क्या क्या एंट्रीज करते हैं? बैंक बुक में हम सारा वो एंट्रीज करते हैं जो बैंक के थ्रू होता है। यानी अगर हम चेक पे कर रहे हैं, अगर हम चेक रिसीव कर रहे हैं बैंक के थ्रू, IMPS, NEFT, RTGS, डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपका बैंक बुक में जाता है, वो आपका कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है जी। सिमिलरली बैंक आपका अगर बैंक चार्जेस काटता है, DD चार्जेस काटता है, चेक बुक चार्जेस काटता है, SMS चार्जेस काटता है, तो वो आपका बैंक बुक में आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा। दोनों डिफरेंट बुक होता है। कैश बुक में केवल नकद ट्रांजैक्शन का एंट्री होता है, कैश बुक में आपका बैंक बुक में आपका बैंक रिलेटेड यानी बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एंट्रीज होता है। ठीक है जी। बाकी जो फंडामेंटल्स है, जो आपका कोई भी लेजर अकाउंट के लिए रहता है, वो इसके लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है जी। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, आपका जो जर्नल्स है उसको आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं और उसको पोस्टिंग कहते हैं। अगेन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में, वो सीधा एंट्री कैश बुक में करता है, वो जर्नल नहीं बनाता है। कैश बुक से एंट्रीज को उठा के कहाँ दिया जाता है? कैश बुक से एंट्रीज को उठा के आप फर्दर लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली देखें तो इलेक्ट्रॉनिकली केवल आपका जर्नल पास होता है, लेजर्स वगैरह नहीं बनते हैं। अब ये जो है, ये जो फॉर्मेट अभी आपके सामने है, इसको हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। इसके अलावा डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी है, जो आप केवल समझ लीजिए, आपके समझ के लिए काफी होगा। डबल कॉलम कैश बुक क्यों बनाते हैं? डबल कॉलम यानी ये हो गया आपका डबल कॉलम। ठीक है जी। ट्रिपल कॉलम यानी एक और कॉलम। ठीक है। अब सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम में अंतर क्या है? बहुत सिंपल है, कोई अंतर नहीं है, सब सेम चीज है, बस समझ लीजिए क्या होता है। हमने क्या बोला? कैश बुक अलग मेंटेन होता है, बैंक बुक अलग मेंटेन होता है। अब बहुत ज्यादा बुक्स हो जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ बुक्स को कम करने के लिए, पेपर यूज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं? एक अकाउंट कैश का रखते हैं, एक अकाउंट बैंक का रखते हैं और एक अकाउंट डिस्काउंट का रखते हैं। यानी अब आपको एक और बुक नहीं मेंटेन करना है बैंक के लिए।
सो आपका बैंक और कैश सारा एक ही बुक में मेंटेन हो जा रहा है, जिसको हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। अब आपको बैंक के लिए अलग बुक, कैश के लिए अलग बुक नहीं मेंटेन करना है, इसी में आपको मेंटेन करना है। बैंक और कैश का नेचर सेम होता है। बैंक में भी डेबिट साइड यानी रिसीट, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट। कैश का भी डेबिट साइड यानी रिसीट, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट। बट एक डिफरेंस है, क्या बैंक में आपका बैलेंस सीडी डेबिट साइड में हो सकता है? तो ये क्वेश्चन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कैसा है। अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट यानी जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा निकालने का अगर आपको फैसिलिटी दिया गया है, तो उस केस में बैलेंस सीडी आपका डेबिट साइड हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट यानी छूट, ठीक है। छूट डेबिट साइड मतलब खर्चा, छूट क्रेडिट साइड यानी इनकम यानी आमदनी। खर्चा अगर आपको छूट मिलता है तो वो आपके लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा है। फायदा यानी इनकम, इनकम यानी क्रेडिट। अगर आप छूट देते हैं तो आपके लिए नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। नुकसान यानी खर्चा, खर्चा यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी डेबिट। यही आपका डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फंडामेंटल्स है। ओके, अब हम लोग हमने लास्ट सेशन में आपको कैश बुक और बैंक बुक के बारे में बताया, फिर हमने आगे आपको बताया डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में। अभी हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का एक एग्जाम्पल देखेंगे सो दैट कि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। पिछले सेशन के संदर्भ में एक और बात बतानी थी, कैश में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है, यानी कैश का कभी भी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से, पेमेंट साइड रिसीट साइड से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है। सिमिलरली बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कौन सा अकाउंट हैंडल कर रहा है, क्या उस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि नहीं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक तरीके का लोन होता है जो क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपके हैंडबुक में मिल जाएगा, पेज नंबर 40 है एग्जाम्पल। अगर आप उसको रेफर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एवरी डे, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी चीजों को समझने में। उसमें हम लोग देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है और हमें बताया गया है कि एक डबल कॉलम कैश बुक बनाना है और बैलेंसेस निकालना है 7 अप्रैल 2019 का, ठीक है जी। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला एंट्री है, बताया जा रहा है ओपनिंग कैश इन हैंड 150 और ओपनिंग कैश एट बैंक 9000। यानी आपके पास हाथ में कितना है? 150 और बैंक में कितना है? 9000। सो ये बैलेंस किधर होगा? आपका डेबिट साइड में होगा कि पेमेंट साइड में? आपको पहले ही मैंने बताया था कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ये जो ओपनिंग है ये आपका रिसीट साइड में होगा। सिमिलरली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे पता चलता है कि बैंक भी पॉजिटिव ही है, बैंक भी नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो ओपनिंग है वो आपका रिसीट साइड से होगा। 1 अप्रैल को आपने बुक्स को ओपन किया, आपने अपने कैश बुक को ओपन किया, आपने कैश को ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सुबह 100 रुपये दिया गया, आपने शाम तक 20 रुपये खर्चा कर लिया, तो आपके पास रात को कितना बचा? 80 रुपया। अगले दिन सुबह को आपके पास कितना रहेगा? 80 रुपया। ये जो आप एंट्री करने वाले हैं सबसे पहला, ये सुबह का एंट्री है, यानी ओपनिंग एंट्री। यानी आपके हाथ में कितना है?
80 रुपया। सिमिलरली इस क्वेश्चन के मुताबिक आपके हाथ में कितना है? कैश इन हैंड 1500 और कैश एट बैंक 9000। सो आप लिख सकते हैं टू बैलेंस, क्या लिखते हैं? ब्रॉट डाउन। क्योंकि ये लेजर अकाउंट है सो सिस्टम वही फॉलो होगा, CD BD। ठीक है जी, प्रीवियस पीरियड का CD, करंट पीरियड का BD होता है। बैंक कितना है? 9000। कैश कितना है? 1500। आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल 2019 को गुड्स सोल्ड फॉर कैश 4000। 2 अप्रैल 2019 को गुड्स सोल्ड फॉर कैश 4000। चलिए इसका पहले हम लोग जर्नल डिस्कस कर लें। क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या इसका रिकॉर्डिंग होना है? एकदम। अब जर्नल क्या होगा? सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो देख लें। इसमें गुड्स बिका है कैश से, सो बिजनेस है। बिजनेस से क्या निकल गया? गुड्स। क्या आया? कैश। तो जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। अब गुड्स को हम लोग क्या लिखते हैं जब सेल होता है? टू सेल्स अकाउंट। तो कैश आया कि गया? सामान बेचे हैं तो कैश आएगा यानी रिसीट साइड में। क्यों आया? गुड्स बेचने के कारण। तो आप क्या लिखेंगे? 2 अप्रैल टू सेल्स कितना? 4000। कहाँ लिखेंगे? बैंक के अंडर में कि कैश के अंडर में? क्या आया? बैंक में आया कि कैश में आया? हाथ में आया। हाथ में आया, कैश में 4000। ओके, नेक्स्ट। रिसीव्ड फ्रॉम अमित ₹5000 बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 5000। अमित से हमको एक चेक मिला है, कितने का? 5000 रुपए का। ठीक है जी। चेक यानी क्या वो कैश है? नहीं, वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? बैंक का। सो आया है कि गया है? आया है यानी रिसीट साइड। किस तारीख को आया है? ये आपका आया है 2 अप्रैल को, यानी सेम डेट को आपको किससे आया है? अमित से। सो रिसीट साइड में किससे आया है? अमित से। अमित से कितना आया है? अमित से हमको 5000 आया है। कहाँ? कैश आया है कि बैंक में आया है? चेक है, चेक मतलब बैंक में। क्लियर है? नेक्स्ट। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2000। बैंक से मैंने विड्रॉ किया 2000 रुपए बिजनेस यूज के लिए। बैंक से विड्रॉ किया यानी ये है बिजनेस और ये है बैंक। बैंक से विड्रॉ किया यानी बैंक से कैश आया, यानी बिजनेस में कैश रिसीव हुआ और बैंक से डिक्रीज हुआ या निकल गया। बिजनेस में कैश आया और बैंक से निकल गया। ठीक है जी। तो अब इसका एंट्री क्या होगा? यानी सबसे पहले रिसीट साइड में क्या रिसीव हुआ? कैश रिसीव हुआ। कहां से रिसीव हुआ? बैंक से रिसीव हुआ। किस डेट में रिसीव हुआ? डेट है हमारा 3 अप्रैल। सो 3 अप्रैल को हमारा रिसीव हुआ। ठीक है जी। कितना रिसीव हुआ? 2000 रुपया। क्या रिसीव हुआ? बैंक की कैश। रिसीव हमको बिजनेस में कैश हुआ। अब एक ध्यान देने वाली बात है,
हमारे यहाँ हमारे यहाँ कैश रिसीव हुआ, बट निकला कहाँ से? बैंक से, यानी पेमेंट भी हुआ है। क्योंकि हमारा जर्नल क्या बना था? हमारा जर्नल बना था कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश आया, बैंक से निकला, तो यानी बैंक में भी एंट्री होगा। बैंक से क्या? पेमेंट हो रहा है, यानी निकल जा रहा है। निकल जा रहा है किस डेट को? 3 अप्रैल को। किस कारण से निकल रहा है? कैश के कारण। कितना निकल रहा है? 2000 रुपए। कहां से निकल रहा है? बैंक से निकल रहा है। अब आप देखेंगे ये एंट्री और ये एंट्री आपका एक दूसरे को कैंसल आउट करता है। एक इधर है, एक इधर है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करता है। इस तरीके के एंट्रीज को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। और इसको हम लोग कैसे मार्क करते हैं? सी लिख के। ये सब आपका मैनुअल में होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ये सब अपने आप होता है। इलेक्ट्रॉनिकली केवल आपको जर्नल्स पास करने होते हैं, बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर करता है। मैनुअली आपको ये सारा फॉर्मेट हाथ से अपने आप करना पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, पेड वेजेस इन कैश 1500। सो क्या पे किया गया? वेज। ट्रांजैक्शन है। क्या एंट्री होगा? वेज आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में खर्चा है, खर्चा यानी डेबिट। सो वेजेस अकाउंट डेबिट। आपके पास बिजनेस से क्या निकल गया? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल जब निकलता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। सो वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, राइट। अब हमको कैश बुक में इसको पोस्टिंग करना है, राइट। कैश बुक यानी कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। सो क्रेडिट साइड में क्यों हुआ है? वेजेस के कारण। सो बाई वेजेस। कितना निकल गया? 1500। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 1800। यहां पे क्या था? हमने कैश निकाला बैंक से। अभी क्या हो रहा है? बैंक में कैश डाल रहे हैं, यानी अब आपका क्या हो रहा है? बैंक में कैश जा रहा है। ठीक है जी, यानी बैंक रिसीव कर रहा है, कैश बिजनेस से निकल जा रहा है। सो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, बैंक इज रिसीविंग, टू कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब बिजनेस से निकल जा रहा है, यानी गोइंग आउट, तो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है जी। अब ये दोनों का एंट्री आपको करना है। ये आपका बैंक अकाउंट है, ये आपका कैश का लेजर अकाउंट है। दोनों अकाउंट आपके सामने है, तो यानी दोनों में एंट्री होना है। तो रिसीव कौन कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है, तो रिसीट साइड में क्या आएगा? कौन सा डेट है आपका? ये डेट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को बैंक रिसीव कर रहा है। किस कारण से? किससे रिसीव कर रहा है? क्या कारण है वो पर्टिकुलर में लिखेंगे। टू कैश। कौन रिसीव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक कॉलम में कितना जाएगा? 1800। अब आपने बैंक के लेजर अकाउंट में तो एंट्री कर दिया, अब कैश के लेजर अकाउंट में भी करना पड़ेगा। कैश का लेजर अकाउंट भी यही है। अब कैश से क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है, राइट।
कितना हो रहा है 1800। किसको हो रहा है? बैंक को हो रहा है। कब हो रहा है? 4 अप्रैल को। सो 4 अप्रैल को किसको पे किया जा रहा है? बैंक को। कितना? 1800। अगेन इस टाइप के एंट्रीज को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज। सो आप क्या करेंगे? सी और सी लिख देंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट, पेड प्रवेश बाय चेक 4000। सो प्रवेश को 4000 रुपए चेक के थ्रू दिया गया। चलिए देख लेते हैं। डेट है आपका 5 अप्रैल। सो 5 अप्रैल 2019 को प्रवेश को पे किया गया। सो प्रवेश क्या है? नाम है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो रिसीव कर रहा है, सो परेश प्रवेश अकाउंट डेबिट। क्या निकल जा रहा है? कौन दे रहा है? हु इज द गिवर? बैंक। क्योंकि क्या चेक इश्यू किया गया है। चेक कहां से दिया जाता है? बैंक से। सो हु इज द गिवर? बैंक। सो टू बैंक। अब आपको इसका पोस्टिंग करना है। किधर पोस्ट करेंगे? रिसीट साइड में कि पेमेंट साइड में? पेमेंट साइड में, क्योंकि ये आपका कौन कौन सा अकाउंट है? ये आपका कैश लेजर अकाउंट है, ये आपका बैंक लेजर अकाउंट है। डेट है आपका 5 अप्रैल। किसको पे किया गया? प्रवेश को। कितना पे किया गया? 4000। कैसे? बैंक से कि कैश से? बैंक से। ठीक है जी। और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, आपका इतना ही ट्रांजैक्शंस है इधर। अब लाइक एनी लेजर अकाउंट आपको इसको बैलेंस करना है, यानी आपका जो डेबिट साइड है आपके क्रेडिट साइड को टोटल करना है। सो बैलेंस करने के लिए आपको दोनों साइड को टोटल करना है। आपको चेक करना है कि आपका डेबिट भारी है कि क्रेडिट भारी है। अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि बैलेंस किधर करना है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि कैश बुक में कैश अकाउंट का बैलेंस सीडी इधर होगा कि इधर होगा, क्या आंसर होगा? जैसा आपको लास्ट सेशन में बताया गया था, कैश अकाउंट का हर समय रिसीट साइड भारी होता है, कभी भी पेमेंट साइड भारी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जितना आपके पास कैश है उससे ज़्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते। सो कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं कैश का टोटल कितना है। 4 2 6 1 7,500। इधर कैश कितना है? 3300। सो 3300 माइनस 7500 इज हाउ मच? और बैलेंस किस दिन करते हैं? हर समय पीरियड के लास्ट डे। सो ये मंथली चल रहा है, मंथली का अप्रैल मंथ का लास्ट डे कौन होगा? 30 अप्रैल। सो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो फिगर को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सी डी। सो 3300 माइनस 7500 कितना होगा? 4200। आपका टोटल कितना हो जाएगा? 7500। अब बैंक में आ जाए। बैंक का टोटल है 9000 प्लस 1800 10,800 प्लस 5000 15,800। क्रेडिट कितना है? 2,4,6,000। सो किधर बैलेंस? सो क्या भारी है? रिसीट साइड भारी है कि पेमेंट साइड भारी है? सो आपको क्लियरली दिख रहा है, इधर 15,800 है, इधर 6,000 है। सो आपका रिसीट साइड भारी है। सो 6,000 माइनस 15,800 आपका हो जाएगा 9,800। अब ये जो बैलेंस सीडी है ये आपका कौन पीरियड का बैलेंस बीडी होगा?
ये आपका नेक्स्ट पीरियड का बैलेंस बीडी होगा, जैसे इस पीरियड का था। तो नेक्स्ट पीरियड क्या है आपका? 1 मई। वहां क्या होगा? टू बैलेंस बीडी कितना आएगा? 9,800 और 4,200। दैट्स इट। इसी तरीके से हम लोग बेसिकली कैश बुक और ये डबल कॉलम कैश बुक को हम लोग शेप देते हैं। आपको एक बार रिकैप करा दे, बहुत सिंपल है। डबल कॉलम कैश बुक मतलब बैंक और कैश अकाउंट दोनों एक ही बुक में बनाते हैं। क्यों? ताकि हमें कम पेपर, कम पेज, कम बुक्स का यूज करना पड़े। सो डबल कॉलम बैंक और कैश दोनों एक ही जगह हम प्लेस करते हैं। डेबिट साइड हो गया रिसीट साइड, क्रेडिट साइड हो गया पेमेंट साइड। अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो बैंक में हो या कैश में, तो डेबिट साइड करते हैं। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में। याद रखेंगे, कैश का रिसीट साइड हर समय पेमेंट साइड से ज्यादा होगा, कभी भी कम नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है, कम कभी नहीं होगा, क्योंकि कैश का नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं हो सकता है। आपके पास जितना रुपया है आप उतना ही खर्चा कर सकते हैं, उससे ज्यादा या उससे अत्यधिक खर्चा नहीं कर सकते हैं। बैंक का रिसीट साइड पेमेंट साइड से ज्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बैंक का बैलेंस, बैंक का जो अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है। अगर ओडी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, ओडी मतलब लोन अकाउंट, तो हो सकता है बैंक का रिसीट साइड, बैंक का पेमेंट साइड रिसीट साइड से ज्यादा हो। तो इसी तरीके से हम लोग कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं। और याद रखिए, बैंक से कैश निकालना, कैश को बैंक में डालना, ये सारे एंट्रीज को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्ट्रा या कैंसिल आउट करते हैं।